साथियों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का छोटा सा वीडियो है। इसमें आपको संविधान का समझ विकसित होगा और हमारे संविधान में सरकार किसे कहते हैं ये भी आप समझ जाएंगे। विधायिका कार्यपालिका की समझ विकसित हो जाएगी। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय और संसद का कॉन्फ्लिक्ट भी आप समझ जाएंगे। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पूछता है सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं साथियों, याद रखिएगा। सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। तो हो जाएगा पहला विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है सरकार। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो संसद है, संसद को विधायिका कहा जाता है। संसद के कितने अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन से होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कार्यपालिका मतलब होता है साथियों मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। यहां से 2-3 बात याद रखिएगा। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। चाहे वो लोकसभा से चुन करके मंत्री बने, चाहे राज्यसभा से चुन करके मंत्री बने, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। न्यायपालिका, न्यायपालिका में साथियों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आ जाएगा। इस प्रकार से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये तीनों सरकार के अंग हो गए। इसके अलावा चतुर्थ स्तंभ, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ या 4th स्टेज किसे कहा जाता है तो माना जाता है प्रेस और मीडिया को। प्रेस और मीडिया सरकार और समाज का आईना होता है। प्रेस और मीडिया सरकार और समाज का आईना होता है, चतुर्थ स्तंभ होता है लोकतंत्र में, इसलिए इसे 4th स्टेज या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। तो सरकार का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है तो प्रेस और मीडिया को माना जाता है। कोई भी कानून देश का निर्माण कौन करता है तो विधायिका करती है। विधायिका का कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, संविधान का संशोधन करना विधायिका यानी संसद का कार्य है। इस कानून का क्रियान्वयन कराना, इस कानून को देश में लागू करना ये मंत्रिपरिषद का कार्य होता है और उस कानून की समीक्षा करना और न्याय देना न्यायपालिका का कार्य होता है। कानून का निर्माण कौन करता है, विधायिका करती है। कानून का पालन कौन करवाता है, मंत्रिपरिषद कार्यपालिका कराती है। कानून का समीक्षा कौन करता है, कानून लागू करने के बाद से न्याय देने का कार्य कौन कराता है तो न्यायपालिका कराती है। प्रश्न पूछता है सरकार के अंग कितने होते हैं। तो साथियों सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा, सबसे पहला विधायिका, विधायिका। दूसरा अंग होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका मतलब संसद, संसद जो संविधान का संशोधन करती है, कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका कानून को लागू करवा देती है। तीसरा है न्यायपालिका, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है जो न्याय देने का कार्य करता है। इसके अलावा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा भी करता है, जुडिशियल रिव्यू भी करता है। साथियों विधायिका जो संसद है इसके 2 सदन और 3 अंग होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, 2। संसद के कितने अंग होते हैं तो 3। कौन कौन से, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को मिला दिया जाएगा तो ये विधायिका के अंग हो गए। और अगर सदन पूछेगा तो 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अंग कौन कौन हो गया संसद का, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये लोग मिल करके, तीनों अंग मिल करके, संसद मिल करके तब कानून का निर्माण करती है। साथियों सुप्रीम कोर्ट का एक शक्ति होता है, पावर होता है जुडिशियल रिव्यू।
इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। अगर संसद के द्वारा या विधायिका के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है, उस कानून ने संविधान का अतिक्रमण किया, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य घोषित कर देता है। शून्य घोषित कर देता है मतलब वह कानून समाप्त हो जाता है। एक केस याद करिएगा, सन 2015 श्रेया सिंघल केस। श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार, बनाम भारत सरकार। साथियों, एक कानून है हमारे देश में आईटी एक्ट। आईटी एक्ट सन 2000 में बना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में बना। इसमें एक धारा था, धारा 66A, आईटी एक्ट 66A था। इसमें लिखा हुआ था कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेगा। अगर वह करता है तो उसको 3 साल की कैद की सजा हो जाएगी, 3 साल की जेल की सजा उसको हो जाएगी। तो साथियों, बात है महाराष्ट्र राज्य की 2015 के लगभग में, जब बाल ठाकरे साहब का डेथ हुआ था, निधन हुआ था। बाल ठाकरे साहब के निधन पर महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है और हमारे देश की वित्तीय राजधानी मुंबई है, वह 3 दिन बंद थी। 3 दिन यहाँ पर राजकीय शोक मनाया गया। इस पर सोशल मीडिया पर एक बालिका ने कमेंट कर दिया कि एक नेता राजनीतिज्ञ के मरने पर 3 दिन किसी शहर को, खास करके भारत की वित्तीय राजधानी को बंद करना एक आर्थिक अपराध है। इस बात पर उसके ऊपर आईटी एक्ट 66A का मुकदमा चला और उसे 3 साल की जेल की सजा हो गई। उस लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन किया। किसका? तो आईटी एक्ट 66A का। उसने देखा कि आईटी एक्ट 66A अनुच्छेद 19A का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 19A का उल्लंघन कैसे हो रहा है? तो देखिएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे देश के सभी नागरिकों को है। इसने भी एक कमेंट किया, अपनी अभिव्यक्ति की, अपना विचार प्रस्तुत किया। उस विचार के नाते इस कानून के अंतर्गत उसको जेल की सजा हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून का जब रिव्यू किया, जुडिशियल रिव्यू किया, तो उसने देखा कि यह कानून हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19A का उल्लंघन कर रहा है। इस कारण से इस आईटी एक्ट 66A धारा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के पावर का प्रयोग करके आईटी एक्ट धारा 66A को निरस्त कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। अगर बात करें न्यायिक पुनरावलोकन की, तो न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। साथियों, संसद को देखिएगा, संसद के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। तीसरा अंग राष्ट्रपति और सदन होता है 2, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा को साथियों प्रथम सदन कहा जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुन के ये लोग आते हैं, इसलिए इसको प्रथम सदन कहा जाता है। इसे प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से ये लोग आते हैं, प्रथम सदन कहा जाता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है और यह भंग होने वाला सदन है और यह अस्थायी सदन है। ये सारी बातें इसके बारे में याद रखिएगा। संसद के किस सदन को अस्थायी सदन कहते हैं? लोकसभा। भंग होने वाला सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा, प्रत्यक्ष सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा। इसका ठीक अपोजिट कर लेंगे तो राज्यसभा में हो जाएगा। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। किसको उच्च सदन कहा जाता है? तो निम्न इसको कहा जाता है, तो उच्च सदन इसको कहा जाता है। किसको अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है? राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अप्रत्यक्ष? क्योंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं चुन करके आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एमएलए करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं, यानी जो विधायक होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इस नाते जनता ने डायरेक्ट नहीं किया, जनता के प्रतिनिधि यानी विधायक ने राज्यसभा के सदस्यों को चुना, इसलिए कहा जाएगा जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
ये 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के बाद नया चुनाव होता है और यहाँ पर कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। और यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है और प्रत्येक 1/3 जो सदस्य होते हैं हर 2 साल पर अपना 6 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद हर 2 साल पर वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। यानी हर 2 साल पर राज्यसभा का चुनाव होता है और हर एक सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 साल पूरा होता है। लोकतंत्र को समझते हैं साथियों। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है, डेमोक्रेसी। और इसके कई नाम हैं, हम आपको यहीं पर बता देते हैं। इसे जनतंत्र भी कहा जाता है, इसे प्रजातंत्र भी कहा जाता है, प्रजातंत्र भी कहा जाता है। लेकिन इसे गणतंत्र मत कहिएगा, गणतंत्र मत कहिएगा, गणराज्य मत कहिएगा, ये अलग है। और इसे राजतंत्र भी नहीं कहिएगा, राजतंत्र भी नहीं कहिएगा। राजतंत्र वह हो गया जहां राजा रानी का शासन हो। राजा रानी का शासन वर्तमान में इंग्लैंड में है, कोरिया में है, जापान में है, तो वो लोग राजतंत्र देश हैं। हमारे भारत में हमारे संविधान के अंतर्गत हमारा देश लोकतांत्रिक देश है साथियों। गणतंत्र क्या होता है? जहां का मुखिया वंशानुगत न हो, जहां का मुखिया वंशानुगत न हो उस देश को गणराज्य या गणतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहां लोगों का शासन यानी जन का शासन यानी प्रजा का शासन हो। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कोटेशन है, डेमोक्रेसी इज टू द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। अर्थात जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन ही लोकतंत्र है। तो लोगों का शासन को हम लोग लोकतंत्र कहेंगे। गणतंत्र जहां का मुखिया वंशानुगत नहीं हो। राजतंत्र का मतलब हुआ कि जहां का मुखिया राजा और रानी हो। इसके अलावा याद रखिएगा कि हमारे भारत में डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। मतलब हमारा भारत संसदीय लोकतंत्र वाला देश है, संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र वाला देश है। अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में भी संसद है और ब्रिटेन के संविधान से ही हमारे देश में संसद लिया गया है। तो ब्रिटेन संसदीय है लेकिन राजतंत्र है। भारत हमारा संसदीय है और लोकतंत्र है। और ये संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। संघात्मक विशेषता कनाडा से लिया गया है, संघात्मक विशेषता कनाडा से लिया गया है। साथियों एक शब्द आता है संप्रभुता, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में संप्रभुता क्या होता है? अगर हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत, हमारे देश में साथियों इस देश की सीमा के भीतर कोई भी कानून बनाना हो, कोई भी शासन करना हो, तो किसी भी बाहरी देश या संस्थान का हस्तक्षेप नहीं स्वीकार किया जाएगा। हमारा अच्छा बुरा हम स्वयं मिलकर के तय करें, हमारा देश मिलकर के तय करेगा, तो इसे हम कहेंगे कि हमारा भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम अपने आप में स्वयं में प्रभु हैं, हम अपने आप में स्वयं में स्वामी हैं। किसी बाहरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या देशों का कोई भी निर्णय हम नहीं स्वीकार करेंगे। हमारे लिए कानून हम खुद बनाएंगे, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसी व्यवस्था को कहते हैं हम लोग संप्रभु व्यवस्था और यह विशेषता कहलाती है संप्रभुता।